जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम अपना ऑलिव बोर्ड का जो मैथमेटिक्स सेक्शन का ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक आता है उसका मैं मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, 2 से 3 मई वाला यानी 2 डे का आज का जो मॉक था मैंने थोड़ा लेट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मॉक लगा के उसके बाद अटेम्प्ट करें। ठीक है ना, तो रिकॉर्डेड वीडियो है तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं। और रिकॉर्डेड लेने का पर्पज़ यही है कि कम समय में मैं आपको ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करा पाऊँ। क्लियर। तो यहाँ पर आपको इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप 360 एसएससी करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, देखो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आया हुआ था संख्या। और मैं इसमें आपको वो तरीके भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कम समय में, यानी जो अभी 25 मिनट वाला जो टाइमर का चल रहा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि सीजीएल में 25 मिनट वाला टाइमर आ जाए, वो 15 मिनट वाला, सॉरी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का। तो मैं उस तरीके से भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर, स्टार्ट करें फिर। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा था, संख्या 4, 5, 1, 8, 9 को सबसे कम संभव पूर्णांक से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये संख्या 16, 27, 35 से विभाज्य हो जाए, वह पूर्णांक ज्ञात करना है। यानी ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसमें जिसको इसमें ऐड कर दिया जाए ताकि ये संख्या क्या हो, 16, 35, 16, 27 और 35 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। देखो इन सब में मुझे एक नंबर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है क्या, वो है 27। क्योंकि 27 होता है 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, अगर संख्या 9 से कटेगी तभी पूरा मल्टीपल, यानी अगर इसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 से कटता होता है तभी पूरी संख्या 9 से कटती है। क्लियर। जैसे ये आपने देखा, अब आप इसका ना डिजिटल सम निकालो। अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालने जाऊंगा तो आप कहेंगे भैया 9 तो 9 से कट जाएगा, 8 और 9 ये कट गया, 8 और 9 ये कट गया, यानी इसका डिजिटल सम 0 आ गया। अब कोई भी नंबर हो, ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो। क्या ये 9 से डिवाइड है, 8 और 1 9 और 1 10 नहीं होगा। क्या ये 9 से डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड है, क्या ये 9 से डिवाइड है, नहीं है। क्या ये 9 से डिवाइड है, नहीं है। तो अब क्या ऐड करना पड़ेगा, बस 7 1 7 171। क्लियर, यानी 171 ऐड करना होगा। अब उसके अलावा हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, ना 35 से ना 16 से, केवल हमारा 9 से काम चल गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 171। इस तरीके से थोड़ा जल्दी करेंगे हम क्वेश्चंस को, तभी हम क्वेश्चन जल्दी कम समय में और ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर हम हर ऑप्शन को देखेंगे, हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे, तब हम नहीं कर पाएंगे। हमें ऑप्शन की बहुत हेल्प लेना होती है एग्जाम में। जैसे ये अगला क्वेश्चन था, 111 अंकीय संख्या, सॉरी 11 अंकीय संख्या को, यानी 1, 7, 5, 5, 3, 8, 4, 5, 4, 6, 2 एक्स को 18 से विभाज्य है तो एक्स का मान बताना है। हमें इसमें बताना है एक्स का मान कितना होगा। क्या बताना है इसमें, एक्स का मान क्या होगा अगर ये 18 से डिवाइड है। अगर ये 18 से डिवाइड है तो ये 9 से भी डिवाइड होगी और ये 2 से भी डिवाइड होगी। एक्स है यहाँ पर यूनिट डिजिट पर, यानी इवन नंबर होना चाहिए, सारे नंबर इवन है। अब मैं देख लेता हूँ 9 से डिवाइड होने का क्या इसमें कितना डिजिटल सम आ रहा है, फिर मुझे कौन सा नंबर रखना होगा ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए। देखो ये 5 और 4 9, पूरा पूरा कट गया 9 से। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। देखो 6 और 3 9, ये भी कटा, 7 और 2 9, ये भी कट गया। अब मेरे पास कितना बचता है, ये 5 और 5 10 और 8 18, ये भी कट जाएगा। अब बचेगा केवल एक यूनिट डिजिट बचा, यानी अब मुझे यहाँ पर 6 करूंगा तो 7 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 2 करूंगा 3 हो जाएगा, 9 से नहीं कटूंगा, 5 हो जाएगा। मुझे यहाँ पर 8 ऐड करना होगा। अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूंगा, यानी इस x की जगह 8 रख दूंगा, तो इसका जो डिजिटल समय वो 9 आ जाएगा, और 9 9 से कटता है, और 8 रखूंगा तो ये 2 से भी कट जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हम सवालों को करेंगे। जो क्वेश्चन ऑप्शन से बनेंगे उसको हम ऑप्शन से करेंगे, और जो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनेंगे उसका मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि आप ऑप्शन की बहुत ज्यादा हेल्प लेंगे एग्जाम में भी, आप ऑप्शन की बहुत ज्यादा हेल्प लेंगे क्वेश्चन करते हुए। क्लियर। जैसे ये एक क्वेश्चन दे रखा था, क्या दे रखा था, यदि ए की पावर 80 बटे बी की पावर 64 माइनस बी की पावर 64 बटे ए की पावर 80 है, इज इक्वल टू 34 है, तो हमें बताना है ए की पावर 80 अपॉन बी की पावर 64 प्लस बी टू दी पावर 64 अपॉन ए की पावर 80, इसका मान बताना है। देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, ए माइनस 1 अपॉन ए बराबर, यदि के होता है तो ए प्लस 1 अपॉन ए कैसे निकालते हैं, ए प्लस 1 अपॉन ए निकालते हैं हम अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 करके। अगर ये उल्टा होता है तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 करके निकालते हैं, अगर हमसे माइनस पूछा होता है। देखो ये क्या है, अगर मैं ए की पावर 80 अपॉन बी की पावर 64 को ए मान लू, क्या मान लू, ए मान लू, तो ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये इसको बटे में चला जाएगा तो ये है 1 अपॉन ए लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, ये 1 अपॉन ए, यानी ये वैल्यू लिखी हुई है ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू है कितनी, 34। अब मुझे निकालना है ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, सीधे 34 है तो अंडर रूट के स्क्वायर, यानी 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 होता है, प्लस का 4 कर दूंगा, 1156 प्लस 4, यानी ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1160। 1160 यानी 1160 है, 4 से कट जाएगा, 4 से काटूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 पहले ही बाहर ले लेते हैं, फिर 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 9 बार, और एक जीरो ऐसे आ जाएगा, 2 अंडर रूट 90, 2 रूट 90। 2 रूट 90 की तरह आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको केवल ऑब्जर्व करना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलें।
अगला क्वेश्चन है, देखो ये बाइनरी वाला भी कभी कभी आ जाता है, आप इसके लॉजिक को कभी भूलें ना कि 92 को बाइनरी में कैसे बदला जाएगा, या फिर अगर आपसे ये बोल देता है इन सब में अगर मैं इनको किसमें डेसिमल में बनाऊंगा तो ये कैसे बनेगा। देखो मैं बाइनरी का तरीका आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा बाइनरी को कैसे बदलते हैं। आप पहले यहाँ पर 92 लिखेंगे, 92 और एक ऐसे लाइन मारेंगे, और हमें क्या बदलना है, बाइनरी में बदलना है, यानी 0 और 1 में, तो 2 से आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, 2 से ये कितने बार जाएगा, 46 बार, और यहाँ पर जीरो आ जाएगा क्योंकि 46 दुगनी 92 होता है, फिर जीरो जुड़ के 92 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर 23 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा, जीरो आएगा। शेषफल यहाँ पर लिखते हैं रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर 0 0 चल रहा है अभी, तो ये 23 है, फिर इसको काटूंगा मैं किससे, 11 से, अब रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देखो इस तरीके से इसको चेंज भी करते हैं, 11 दुगनी 22 और 1 23, फिर से मैं इसको 2 से काट लूंगा तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर से 2 से काट लूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, और फिर लास्ट में जो बचता है ना उसको 2 से एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0, 2 एकम 2 और 1 0 यानी 2। अब पता है लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक चीज और होती है, लिखना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लिखना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहले मैं 1 लिखूंगा, फिर मैं 0 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, और फिर से 1 लिखूंगा, फिर डबल 0 लिखूंगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर ए में। अगर मुझसे ये बोल देता कि इसको चेंज करना है किसमें, दशमलव में, तो कैसे चेंज करते, 1 0 1 1 और 1 और फिर 0 और फिर ये 0, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यानी ये 2 लिखता, 2 की पावर 0 लिखता, फिर 2 की पावर 1 लिखता, फिर 2 की पावर 2 लिखता, और इन सबको जोड़ता चला जाता है इस तरीके से, फिर 2 की पावर 3 लिखूंगा, इसको जोड़ दूंगा, फिर यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखूंगा, इसको जोड़ दूंगा, और इसकी मल्टीप्लाई भी होगी ऊपर वाले से तभी जुड़ेगा, ये 2 की पावर 8 लिखूंगा, इसको जोड़ दूंगा, और फिर 2 की पावर 9 लिखूंगा, इसको जोड़ दूंगा, इस तरीके से जुड़ता जाता है ये, क्लियर। यानी जितने बाइनरी डिजिट होते हैं तो ये 92 ही बन जाएगा अगर सब जोड़ जाड़ के आप लिखेंगे। कितने थे ये, 4 और 4 8 थे, सॉरी 8 थे ना, तो 8 तक ही आ जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन था, किसी मूलधन पर 7 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी मूलधन पर 5 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 820 रुपए अधिक है, तो मूलधन कितना है ये बताना है। देखो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56%, एक पर 56% मिलता है, और दूसरे वाले केस में 3 पंजे कितना हो जाएगा 15%। इसका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, इसका डिफरेंस दे रखा है मेरे पास 41% की वैल्यू दे रखी है, कितनी 82 820, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू 2000 आ जाएगी। देखो मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट कराने का मेरा मकसद यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं है, मेरा मकसद है यहाँ पर आपको रिवीजन कराना और क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो बताना। कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हैं, वरना मेरे चैनल पे मैराथन क्लासेस भी चल रही है, आप वहां से जाकर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग पिरामिड को 10 सेंटीमीटर के पक्ष वाले घन के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि पिरामिड का आधार घन के शीर्ष चेहरे के साथ मेल खाता है, यदि पिरामिड का पार्श्व सतह क्षेत्रफल, यानी ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया LSA 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पिरामिड की ऊंचाई याद करना है। देखो पिरामिड, और देखो इसमें बनती है दो फिगर, 3D में दो फिगर बनती है, एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो आप 1/3 करके निकाल लेते हैं, जो भी फिगर दी होती है वो इंटू हाइट, यानी जो फिगर का एरिया होता है वो एरिया इंटू हाइट। और अगर इसका LSA निकालना होता है तो 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है वो भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता दूंगा। जैसे इसमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो बेस पैरामीटर कितना आ जाएगा, ये 200 के बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है 200 के बराबर, 200 बराबर 1/2 इंटू बेस पैरामीटर आ जाएगा 40, और स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, स्लैंट हाइट मुझे दी नहीं है तो वो निकाल लेता हूँ, इसको L से डिनोट कर लेते हैं, तो ये निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी स्लैंट हाइट, यानी L बराबर 10 आ जाएगी। अब देखो एक बात आप सीखो, जैसे ये कोई रहा होगा, ये कोई क्यूब रहा होगा, 3D में आप इसको थोड़ा सा एज्यूम करो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या रही होगी इसकी, ये पूरी 10 थी, यहाँ से यहाँ तक 5 रही होगी। अब हमें ये हाइट बताना है, ये हाइट मैं इस पॉइंट से ऊपर खींच रहा हूँ इस तरीके से, देखो इस तरीके से रही होगी ये, अगर मैं इन सबको मिला दूं ना, 3D फिगर है ना, 3D फिगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो ये हाइट हो जाएगी, और ये जो आ रही है ना ये स्लैंट हाइट हो जाएगी L, ये L होती है, तो इस L की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, इस L की वैल्यू 10 है, और मुझे ये वाली बताना है ये कितनी आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, ये 5 तो 5 रहेगी, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 तो रहेगी, और अंडर रूट के अंदर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 बचेगा, 5 इंटू 2, और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 अंडर रूट 5 कितनी आ गई, 5 अंडर रूट 5, यानी जो इसकी हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 5 अंडर रूट 5, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं तथा पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर स्थित बिंदु है, इस प्रकार है कि ए पी क्यू है 2m-7 डिग्री और पी क्यू सी है m-8 डिग्री, तो m की वैल्यू बताना है कितनी होगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है दो लाइनें हैं, मैंने मान ली एक लाइन ये है और एक लाइन और मान लेते हैं, एक लाइन है ये दो लाइनें हैं, और क्या बोल रखा है, और एक बात और बोल रखी है, एक लाइन और है ए पी क्यू
जैसे ये एक लाइन और दे रखी है इसने, ये मैं ए बी मान लेता हूँ और इसको मैं सी डी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर पी है ए बी पर, ये पी हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, ये क्यू हो जाएगा सी डी पर। तो दे रखा है ए पी क्यू, यानी ए पी क्यू ये वाली वैल्यू दे रखी है कितनी, 2m-7, और पी क्यू सी दे रखी है, पी क्यू सी ये वैल्यू दे रखी है m-8 डिग्री। तो पता है आपको एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं इसका और इसका सम करूंगा तो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। 2m-7 प्लस m-8 बराबर हो जाता है 180 डिग्री के। यहाँ से 180 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे 3m, ये 15 15 वहां जाके क्या हो जाएगा, 15 वहां जाके जुड़ जाएगा। वन एट्टी प्लस 15, अब ये 3 से कट जाएगा कितने बार, 60 बार, ये 3 से कट जाएगा कितने बार, 5 बार। तो कितना आ गया, m बराबर आ गया मेरे पास 65। कितना आ गया, 65। क्लियर। अगला सवाल करें। देखो अगला क्वेश्चन है, एक जमा राशि पहले वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से ब्याज कमाती है, उसके बाद पहले वर्ष के अंत में प्राप्त राशि को अगले 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। यदि अंतिम राशि 4140 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करना है, कितना होगा। कोई राशि है, एक जमा राशि है पहले वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से ब्याज कमाती है, उसके बाद पहले वर्ष के अंत में प्राप्त राशि को अगले 2 वर्षों के लिए। देखो पहले वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी, आप बोलेंगे भैया 15% के हिसाब से पहले वर्ष में 115% प्राप्त हो जाएगी, फिर अगले 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 20% का सक्सेसिव क्या होता है, सीजीएल वाले स्टूडेंट है आप, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं 20 और 20 का सक्सेसिव निकालूंगा तो 1 से 40 हो जाएगा, जो वार्षिक चक्रवृद्धि होती है। यदि अंतिम राशि इतनी है, यानी 44% का इस पे ब्याज मिला, तो अंतिम राशि कितनी हो जाएगी, 144/100 ये हो जाएगी। और इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे पास कितनी, 4140। अब मुझे बताना है मूलधन यानी 100 की वैल्यू बताना है, सिंपल। काट लेंगे भाई, कटेगा जरूर, कटेगा तो जरूर। ये कितने से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये 9 से काट लो भाई, 9 से कट रहा है ये 4 बार, और फिर ये 9 से कितने बार कटेगा, 9 से कटेगा ये 6 बार, और ये 9 से कटेगा कितने बार, 16 बार। अब ये 23 है, देखो ये 46 है, और ये कितना है, 23 से कट जाएगा ये, 23 से कटेगा ये 20 बार, और ये 23 से कितने बार कटेगा, 23 से कटेगा ये 5 बार। क्लियर। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको 16 पंजे 80, ये 16 पंजे 80 हो गया, ये कटा कितने बार, 4 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये 4, देखो ये 4 बार कटा था, ये 25 बार कटा था, तो 1% की वैल्यू 25 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू बताना थी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। क्लियर। 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2500। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल। देखो इस सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं ना, जब सीरीज वाला सवाल आता है, वैसे इसका एक तरीका होता है, लेकिन इसमें मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 8/9 दे रखा है, 1-2/3 प्लस 2/3 यहाँ से एक सीरीज तोड़ रखी है, इसलिए वो वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं। इसको क्या करना है आपको, इसको उल्टा सॉल्व करो आप 1-2/3 से। तो 1-2/3 अगर आप केवल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और -2 1/3। तो अगर मैं केवल इतना सॉल्व करूँ, ये वाला पोर्सन तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 2/3, और 8/9 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का साइन है, प्लस का 8/9 तो ऐसी रहेगा। अब ये बचेगा 3/1, 3/1 यानी ये 3 से 3 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है ना, 3 और 3 प्लस 2 प्लस 8 कितना हो गया, ये 13, 13/3। इतना एरिया सॉल्व करके आ गया मेरे पास 13/3। अब मुझे केवल इस वाले को सॉल्व करना है, इतने वाले को। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस 2/3 इंटू 3/13, ये हो गया ना। इस 3 से ये वाला 3 कटा, तो 1 प्लस 2/13 हो जाएगा, और 13 एकम 13 और 2 15, 15/13, 15/13, यानी ये सब सॉल्व होकर 15/13 आ गया। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा 13/15। क्या हो जाएगा आंसर, 13/15, क्योंकि 1 अपॉन में है ना ये, तो 1 अपॉन में ऊपर जाएगा, 13/15 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपको समय नहीं लगाना है। cos 27 बराबर हो जाएगा tan 63 के, ये कटा। cos 31 बराबर हो जाएगा किसके, आप बोलेंगे भैया ये हो जाएगा हमारे पास cos 31 बराबर हो जाता है मेरे पास साइन, अरे ये हो जाएगा साइन 61 के बराबर। अब ये बचेगा sec 61, ये हो जाएगा cos के बराबर, तो साइन और sec आपस में कट जाएंगे, ये सब 1 आ जाएगा कट कटा के। क्लियर। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखा है, दे रखा है, यदि cosec अल्फा या cosec a मान लो प्लस cos अल्फा अपॉन cosec अल्फा माइनस cos अल्फा बराबर 161/93 है, तो sin 2a का या sin 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a cos a,
2 साइन ए और ये कॉस ए, ये होता है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, केवल और केवल साइन ए और कॉस ए निकालना है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो कैंची वाली गुणा तो आपने पढ़ी होगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कॉसिक ए 93 प्लस 93 इंटू कॉस ए बराबर 161 कॉसिक ए माइनस 161 कॉस ए। अब क्या करना है आपको, ये कॉसिक है, यहाँ भी कॉसिक है, ये कॉस ए आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4 और ये 15, 154 कॉस ए, और ये बराबर इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा 8, 8 और ये कितना बचेगा 16, 15 यानी ये 6, 6 बचेगा ना, 6 कॉसेक ए, 6 कॉसेक ए। तो ये कॉसेक ए का मतलब क्या होता है, 1/sin। कॉसेक ए का मतलब होता है 1/sin। अगर मैं इसको 1/sin लिख दूंगा काट के, कितना लिखूंगा 1/sin, तो साइन ए इधर जाएगा, यानी कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए बराबर आ जाएगा मेरे पास कितना 68/154। इसको अगर काट लेंगे हम, कितने से कट रहा है ये, 2 से तो कट ही रहा है 9, और ये 2 से कट रहा है कितने बार 7 बार, और ये 2 से कट रहा है कितने बार 154 था या 164 था, 9 और 6 15, 154। ओके 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 ओके। 93 कॉसिक, और ये 161, 161 कॉसिक ए 161। ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक तो आ रहा है। देखो ये 68 अपॉन कितना आ गया 154, और इंटू में कितना होगा 2, और यहाँ भी इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 154 नहीं होगा, सॉरी 254 होगा ना, 254 हो जाएगा ना, 161 ये था और उसके बाद 93 जुड़ा, 254 हो जाएगा, सॉरी ये 254 होगा। और ये कितना आ जाएगा 127, 127 तो 68/127, क्योंकि यही तो दे रखा है, साइन 2a यही तो हो जाएगा ना, साइन टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68/127, 68/127। कम से कम लिखना है हमें, जितना कम हो सके। आप और स्टेप कम कर सकते हैं, मुझसे भी ज्यादा कम कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा अच्छे से करेंगे ना तो आप और इससे भी ज्यादा स्टेप कम कर सकते हैं क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल में दे रखा है आपको साइन ए बराबर 4/9 है, तो साइन ए कॉस ए इंटू टेन ए की वैल्यू बताना है। इसमें क्या है, सिंपल आप एक ट्राइंगल बना लो। ये आपने ट्राइंगल बनाया साइन ए, यानी मैं इसको ए मान लेता हूं, तो ये कितना दे रखा है 4/9, ये 9 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 - 16 कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी, √65। साइन ए बताना है, साइन ए तो आपको दे रखा है 4/9, कॉस ए बताना है, कॉस ए हो जाएगा √65 अपॉन 9। इसके बाद क्या बताना है आपको, आप कहेंगे भैया इसके बाद मुझे टेन ए बताना है, टेन ए कितना हो जाएगा 4/√65, तो 65 से 65 कट जाएगा, 16/81, 16/81, 16/81 किधर है, आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी में है 16/81। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका किसका, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का है, जिसमें आपको एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है। एफिशिएंसी क्या दे रखी है, अप्पू बार्ट से दोगुना कुशल है, जो काल से दोगुना कुशल है। जो किसके लिए आया है, बार्ट के लिए, यानी एक कार्ल है, एक बार्ट है और एक अप्पू है। अगर कार्ल की एफिशिएंसी 1 है तो बार्ट की एफिशिएंसी 2 है और अप्पू की एफिशिएंसी 4 है। क्लियर। यदि वे सभी एक काम करते हैं तो काम 12 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। सभी मिलकर काम करते हैं, सभी एक साथ काम करते हैं तो काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7, 7 × 12 यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 84 वर्क, 84 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है अप्पू और बार्ट ने 8 दिनों तक कार्य किया। अप्पू और बार्ट ने यानी 6 × 8 48 कार्य पूरा कर दिया। अप्पू को उसके काम के लिए 2000 रुपए मिलते हैं। काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे, देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, काम को पूरा कितने दिन में करना है तो इस 2000 से कोई मतलब नहीं है। 48 तो काम हो चुका है, बचा कितना है, आप बोलेंगे भैया बचा है यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर 3, 36 यूनिट काम बचा है। अब 36 यूनिट काम कौन करेगा मिलके, 36 यूनिट काम कौन करेगा, अप्पू की, देखो कोई चेंज हुआ था ना, फिर अप्पू की जगह कार ला गया। अच्छा अप्पू की जगह कार ला गया तो ये बचा बी और सी यानी 3 यूनिट काम करेंगे ना, ये मिलके 3 यूनिट काम करेंगे तो बचा कितना, अब कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। कितने दिन में, 12 दिन में। क्लियर है, ये दोनों मिलके कर देंगे 12 दिन में। अगला सवाल,
अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 45 मीटर कपड़ा बेचकर 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 840 रुपए। यानी हमें सीपी की वैल्यू दे रखी है 840 रुपए। देखो प्रॉफिट होता क्या है, मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा, लेकिन वो बेसिक ही तरीका ऐसा है, अगर आप उसको याद कर लें तो आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। बस ये बात आप ध्यान रखो, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं होता है। कोई शॉर्टकट मत चलो आप ये बताओ कितने मीटर कपड़े के बराबर 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 15 एसपी के बराबर लाभ होता है। 15 एसपी के बराबर उसको क्या होता है, लाभ होता है। और कितना, 45 का एसपी हो जाएगा, क्योंकि 45 मीटर तो बेचा है। 45 का एसपी माइनस 45 का सीपी, 45 का सीपी। मैंने एक का एसपी एक मान रखा है, बस ये है, ये एसपी है, ठीक है, ये एसपी है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 से काट लो, अगर कट रहा है तो पूरा 15 से काट लो पहले, बाद में करेंगे मल्टीप्लाई। ये 3 बार कटेगा और ये भी कितने बार कटेगा, 3 बार। तो एसपी बराबर आ जाएगा 3 एसपी माइनस 3 सीपी। तो सीपी से जो एसपी का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, 2 एसपी। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 2/3। 2/3 का मतलब है दो वैल्यू दे रखी है कितने की, 840 की, तो मुझे बताना है 3 की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और ये 2 42, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6, और ये 12, और ये 60, 1260। कितनी आ गई, 1260। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाता है और यदि उसकी चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 5760 हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का मूल क्षेत्रफल कितना था। देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू गुणा, लंबाई इंटू सॉरी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले लंबाई 10% कम की जाती है, यानी पहले अगर L1 10 रही होगी तो 10% कम करके 9 हो जाएगी। उसके बाद क्या किया है, ये L थी, L1 थी, और ये L2 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसको B1 मान लेता हूँ, चौड़ाई कितनी थी, 25% बढ़ाया जाता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ जाती है। तो पहले अगर 4 रही होगी तो आप 5 हो जाएगी। तो ये एरिया हो जाएगा कितना, कट रहा है तो काट लो, ये कटा 2 बार, तो ये एरिया हो जाएगा 8, और अब एरिया हो जाएगा कितना, 9। पहले 8 था तो अब 9 हो गया। बताना क्या है, अब हो जाता है कितना, 576, 5760। अब हो जाता है 5760, 5760। तो पहले कितना रहा होगा ये बताना था, पहले कितना रहा होगा। 9 से काट लो 6 बार, और 9 से काट लो 4 बार। अब ये 64 इंटू कितना आ जाएगा, 64 इंटू 8 कितना होता है, 512 होता है। कितना होता है, 512, यानी ये हो जाएगा 5120। कितना हो जाएगा, 5120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। देखो ये क्वेश्चन है, इसको मैं ना दो तरीके से बताऊंगा। एक तो तरीका है सीधे, कोई रेखाखंड ए 1,9 और बी 7,3 को जोड़ने वाले मध्य बिंदु पर स्थित है। यानी आप ये समझो कि इनका कोई ये मध्य बिंदु है, एक रेखाखंड ये ए है 1,9, और ये बी है कितना, ये 7 और 7,3 को जोड़ने वाले मध्य बिंदु पर स्थित है। यानी इस बिंदु पर स्थित होगा, जिसकी ढाल कितना है, जिसकी ढाल यानी प्रवणता है -1। यदि रेखा उस मध्य बिंदु से गुजरती है तो इसका सामान्य रूप में समीकरण क्या होगा, यानी उस रेखा का समीकरण बताना है जो इस बिंदु से होकर गुजर रही होगी, इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से। तो अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं दोनों के जोड़ के आधा। यानी ये पॉइंट अगर मैं निकालने जाऊंगा तो 1 और 7 8 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा, यानी 4,6। अब देखो एक तो तरीका ये है, आप x की जगह 4 रखो, y की जगह 6 रखो, और जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। एक होता है कि प्रवणता बराबर क्या होता है, -a/b, -a/b यानी -1 आना चाहिए। देखो b कितना है यहाँ पर, ये बी है और ये ए है। अगर मैं -1/a निकालूंगा इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा प्लस का, लेकिन प्रवणता होना चाहिए माइनस की, तो ये नहीं हो सकता आंसर। अगर मैं इसमें निकालूंगा तो आप कहेंगे भैया इसमें -1 आ रहा है, और इसमें निकालूंगा तो इसमें भी -1 आ रहा है। यानी दो में मैं प्रवणता से तो घिर जाऊंगा, लेकिन इसमें -1 नहीं आएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे खाली मेरे, किससे, जो ढाल दे रखी थी, स्लोप दे रखा था, उस स्लोप से, ठीक है। स्लोप से मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अब बचा केवल ये वाला तरीका लगाने के लिए, 4,6। तो 4 और 6 रखेंगे हम, किसकी, x की जगह 4 रखता हूं और y की जगह 6 रखता हूं। तो यहां पर अगर 4 रखूंगा, ये 6 रखूंगा, माइनस का 10, यानी ये सेटिस्फाई हो रही है, ये 0 के बराबर हो रही है, ये 0 के बराबर नहीं हो रही है, ऊपर वाली 20 के बराबर हो रही है। होना कितनी चाहिए, 0 चाहिए थी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कोई भी अगर पॉइंट है, अगर किसी लाइन पे है, तो उस लाइन के जो एक्स और वाई होते हैं उसकी समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी समीकरण अगर इधर 0 बराबर है तो इधर भी 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर ढाल से मेरा जो वो दे रखी थी ना, स्लोप दे रखा था, अगर मेरा स्लोप से आंसर निकल आता तो मैं उसके बाद वो लाइन भी चेक नहीं करता, मैं केवल स्लोप से ही आंसर निकाल लेता। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि बाहरी बिंदु M से त्रिज्या x सेंटीमीटर और केंद्र O
वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना होगा ये बताना है, और OM दे रखा है 635। जैसे ये बताया आपको, एक बिंदु यहाँ पर M है, एक लाइन यहाँ से खींची जाती है, एक लाइन यहाँ से खींची जाती है। आपको ना इतना एडवांस बनना है कि ये डायग्राम आपके माइंड में एकदम फीड होना चाहिए। आपको बार बार इनको ये नहीं सोचना है कि डायग्राम कैसे बन रहा होगा, बस एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए कि डायग्राम ऐसे बनता है। और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ये मैं O मान लेता हूँ, ये O हो जाएगा। और ये कितना था, M से X त्रिज्या और O केंद्र वाले, ओके ओके, X त्रिज्या और O केंद्र वाले, तो O केंद्र है, ये X त्रिज्या है, और यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है। OM दे रखा है कितना, OM मुझे दे रखा है 635, ये लाइन दे रखी है मुझे 635 के बराबर, और ये 30 हो जाएगा। देखो जब ये पूरा 60 होता है ना, तो ये आधा आधा हो जाता है, यानी ये 30 हो जाता है। अब ये ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो 30 के सामने कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 1 होता है, और इधर कितना होता है, इधर √3 होता है, और इधर कितना होता है, इधर 2 होता है, इधर 2 होता है। तो 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 635, और मुझे 1 की वैल्यू बताना थी, यानी इसकी वैल्यू बताना थी, कितनी हो जाएगी, बटे 2, ये 3 आ जाएगा, और ये 17.5 आ जाएगा। 317.5 कितना आ गया, आप बोलेंगे भैया 317.5, 317.5 आ जाती है। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन था ना, अभी एक मेंस में क्वेश्चन आया था, एसएससी सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन आ गया था ऐसी रैंडमली कि कितने नंबर हैं 1 से लेकर 100 तक जिनके केवल 3 ही गुणनखंड है। तो कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे इसने ये बोला था 115 से 150 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं पता होंगी ना, 200 तक तो लगभग पता होनी चाहिए कि 200 तक प्राइम नंबर कौन कौन से, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। जैसे मुझे अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है, तो मैं सीधे निकाल सकता हूँ कि सर 115 से 150 के बीच में पहली अभाज्य संख्या 127 आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरे पास आ जाएगी एक अभाज्य संख्या 131, फिर 131 के बाद शायद 139 आएगी, क्योंकि 33 34 तो होंगी नहीं। 139 के बाद 141 किसी से नहीं कटती है, 141, 137, 137 भी तो हो सकती है ना, 137 हो जाएगी, 139 हो जाएगी, उसके बाद 149, 149, 149, मैं कितनी बता रहा था, 141, 141 तो कट जाएगी ना, 2 और ये 6, 3 से कट जाएगी, ये नहीं होगी ना। 127, 131, 139, 149, यही नंबर होंगे जो प्राइम नंबर है 115 से 150 के बीच में। अब इनको जोड़ लो और बटे कितना करना है मुझे, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करना है इन्हें। 7 और 1 8, 8 और 7 कितना आ जाएगा, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 9 कितना आ जाएगा, 33, इसका 3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, और 16 और 2 18, 8 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, तो 5 और 1 6, 683, 683 बटे 5, यानी कितना आ जाएगा ये, एक बार जाएगा, 13 बार तो जाएगा, 13 पंजे 65, और फिर कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, फिर 6 बार और जाएगा, यानी 136.6, 136 पॉइंट कितना आ जाएगा, 136.6। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, इन सब क्वेश्चन से भी अच्छा ये वाला क्वेश्चन था। 600 मीटर के एक सर्किट पर साइकिल चालक लूसी और नोलन क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 11 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक ही दिशा में एक साथ चलना शुरू करते हैं। कितने सेकंड बाद वे ट्रैक पर पहली बार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। देखो ये एक बार और क्वेश्चन आया था, मॉक में ही आया था, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का था। अगर आप कोई सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं तो आप विपरीत कब हो जाएंगे, आप कहेंगे भैया एक इधर हो और एक इधर हो। विपरीत होने के लिए क्या करना होगा, आपको आधी आधी डिस्टेंस ट्रैवल करना होगी, यानी 300 इसकी और 300 इसकी। एक ही दिशा में चल रहे थे तो उसको 300 ट्रैवल करना होगी, कितनी ट्रैवल करना होगी, 300 ट्रैवल करना होगी। 300 ट्रैवल करने के बाद ये एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे, तो 300 ट्रैवल करेंगे कितने में, यानी ये आप ये देखो ना, ये सरकम इसका जो इसका सरकम रेडियस है ना, ये परिधि है, परिधि का आधा, यानी जब परिधि का आधा चल जाएंगे तभी तो ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे। परिधि का आधा कितना हो जाएगा, 600 है, 600 की परिधि 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो कितने से चलेंगे, एक ही दिशा में चलना है, यानी 11 - 8, 3 की स्पीड से चलेंगे, 3 मीटर प्रति सेकंड की, कितना समय लगेगा, 100 सेकंड। ये पूरा 600 था तो मैं इसका आधा निकालूंगा तो 300 नहीं आ जाएगा, ये वाली आर्क 300 आ गई, तो 300 चल के ही तो आमने सामने आएंगे वो, आप खुद देखो। अगर आप किसी व्रत पे हैं तो आप आमने सामने कब आएंगे, जब बिल्कुल आधा चल जाएंगे व्रत को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस गलत हैं हिंदी में, ऑप्शंस हिंदी में मत जाना आप, इंग्लिश में ऑप्शन ठीक थे, मैं बता दूंगा है क्या। देखो यदि भाजक दे रखा है x+2, भागफल दे रखा है 4x - 5 और शेषफल दे रखा है 12, तो भाज्य ज्ञात करना क्या है। अगर इसके ऑप्शन सही होते तो मैं ऑप्शन से बता देता, लेकिन अगर आप इंग्लिश में करेंगे ना अपने क्वेश्चन को, तो उसके ऑप्शन एकदम क्लियर आ जाएंगे, तो वहां से आप इंग्लिश में देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ बस ये हो क्या रहा है, बिल्कुल बेसिक है। देखो अगर मैं x+2 से भाग करता हूँ और 4x - 5 बार जाता है और 12 शेषफल बचता है, तो कैसे निकालते हैं, ये हमें निकालना है, ये कैसे आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई +12, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, x+2 इंटू 4x - 5, और कितना कर लो, प्लस का कितना कर लो, 12 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा,
आप बोलेंगे भैया ये 4x² आ जाएगा, कितना 4x² माइनस का 5x प्लस का 8x और माइनस का 10 और प्लस का 12, ये आ जाएगा। तो 4x² प्लस का 3x और प्लस 2, ये आंसर आ रहा होगा। ये आंसर था ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में था बट इसमें ऑप्शन गलत है, तो आप ऑप्शन में देख लेना, यही आंसर होगा। अगर आप इसमें ना x बराबर -2 रखते तो ये इसका जो शेषफल था वो 12 आ जाएगा। आप करके देख लेना। एक स्कूल है, कक्षा 9, 10 और ये कक्षा 11, मिठाइयाँ बांटता है 1/2, 2/5 और कितने में, 3/8 में। और ये बोला है कि यदि कक्षा 10 को वितरित मिठाइयों की संख्या 112 है। देखो इसमें क्या करना है, ये रेशो दे रखा है, मैं रेशो को क्या करूंगा, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि इसका बटे में से हटाया जा सके। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सबका एलसीएम 40 हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों में, क्योंकि रेशो को आप चाहे किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 20 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे भैया ये आ जाएगा मेरे पास 8 और ये 15, 15 आ गया। और मुझे एक्स के बारे में दे रखा है, यानी कक्षा 10 के बारे में दे रखा है 16, 16 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 112, 7 गुना है इसका, ठीक है 7 गुना है, तो टोटल बताना है कितना आ जाएगा 20 और ये 31, 41, 41 की वैल्यू बताना है, 41 इंटू 7, टोटल 41 था ना, 41 इंटू 7, 7 और 7 दुगनी कितना आ जाएगा 14, 147। नहीं 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 नहीं, 31 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना, 51 हो जाएगा ना, यहाँ पर 51 इंटू 7, तो ये 7 बार जाएगा और ये 7 पंजे 35 बार, 357। अगला सवाल करें। देखो अगला सवाल है, पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए से शुरू करते हुए दोनों पाइपों को एकांतर रूप से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। इस तरीके का सवाल आया था मेरे मेंस में 2024 में, 2024 में इस तरीके का क्वेश्चन आया था, पता है वो बंदर का चढ़ने वाला, और मैं उस क्वेश्चन को उस टाइम गलत करके आया था, क्योंकि मैंने क्या किया था, पूरा पूरा लगा दिया था और ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा था पूरा पूरा, क्योंकि थोड़ा प्रेशर होता है मेंस में, मुझे लगा किसी चीज में टाइम बच रहा है तो बचा लो, और मैंने क्या किया, पूरा पूरा लगा दिया और वो गलत हो गया। तो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा ऐसा क्यों हो जाता है, गलत क्यों हो जाता है, पता है। जैसे टंकी ए है वो 18 घंटे में भर रही है, टंकी ए 18 घंटे में भर रही है और टंकी बी इसको खाली कर रही है 54 घंटे में। क्यों, जब कोई चीज पूरी भर जाएगी ना तब थोड़ी ना उसे खाली करेंगे, हम ये चीज भूल जाते हैं, जब कोई चीज पूरी भर गई तब थोड़ी ना खाली करेंगे। 18 और 54 का एलसीएम आ जाएगा 54, ये कटेगा 3 बार, प्लस का 3 और ये कटेगा माइनस का 1, यानी ए की एफिशिएंसी +3, बी की एफिशिएंसी -2। एकांतर रूप से खोला जाता है, ए से स्टार्ट किया जाता है, यानी पहले ए भरेगा 3 की स्पीड से, बी भरेगा कितना, 1 खाली कर देगा, यानी 2 घंटे में ये भरा जाएगा कितना, 2 यूनिट। अब क्या करते हैं पता है, यहाँ पर हम लगा देते हैं सीधे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 27 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 27 से, और हम सीधे कह देते हैं सर 54 में 54 भर जाएगा। लेकिन 54 ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप शायद ना लगा पाए, लेकिन ऑप्शन में होता पहले नंबर पे 54 लगा के आगे निकल जाते हैं, बट ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि टंकी एक बार भर के आपने खाली क्यों करी, टंकी जो भरी जाएगी ना वो 54 से पहले ही भर जाएगी। आप देखना, आप क्या करा करो, निगेटिव काम घटा के टंकी भरा करो। आप पहले 54 ना भर के आप पहले टंकी 52 भर लो, जब मैं 52 भरूंगा तो 26 से यहाँ कर लूंगा और 26 से यहाँ कर लूंगा, तो 52 घंटे में 52 भर जाएगी, कितनी भर जाएगी, 52 भर जाएगी, 52 भर गई। देखो साइकिल ए से स्टार्ट हुआ था, यानी पॉजिटिव मतलब इवन नंबर तक एक बारी बी पर खत्म हो गया होगा, अब फिर ए भरेगा, ए भरेगा, कितनी टंकी बची है, आप कहेंगे भैया टंकी बची है 1, टंकी भरने के लिए बची है 2 और ए भरता है कितना, ए भरता है 3 एक घंटे में, तो 2 भरने में कितना लगाएगा, 2/3, कितना लगाएगा 2/3, यानी 52 सही, 2/3 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, कितनी 54। ये 2 भरने में कितना लगाएगा, 2/3 समय लगाएगा, तो 52 सही, 2/3 में कितनी टंकी भर जाएगी, ये पूरी जो 54 होगी वो टंकी भर जाएगी, 52 सही 2/3 में। और यही होता है जो बंदर का चढ़ने और फिसलने वाला कॉन्सेप्ट होता है। आप क्या करा करो, जितना फिसल रहा है ना उसको घटा के उतना काम निकाला करो, जैसे यहाँ पर जितना खाली हो रहा था उसको घटा के मैंने उतना काम निकाल लिया, ठीक है, उतनी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ये क्वेश्चन था, इसमें ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है। वैसे इसमें ज्यादातर क्या है पता है, एलिगेशन लगा के और इसका आंसर निकालना है 15 और 41, बट मुझे इसका आंसर गलत लग रहा है, इसका आंसर 15-41 होगा नहीं। मैंने एक उससे निकाला था, बहुत लंबा चौड़ा आया था, हालांकि मैं वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बताऊंगा नहीं, बट उससे मेरा आंसर आया था 16-41। लेकिन जो एलिगेशन लगा के जो आंसर आ रहा है ना 52-80, और एलिगेशन लगा लो 72 इंटू 5, जैसे देखा था एक दुकानदार चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम और 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, वह दोनों प्रकार की चीनी को मिलाकर मिश्रण को 72.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। इस विक्रय मूल्य पर सस्ती चीनी पर लाभ प्रतिशत महंगी चीनी पर हानि प्रतिशत के बराबर है, ये पता करें कि दोनों प्रकार की चीनी किस अनुपात में मिलाई गई है। देखो ये हमें एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है और यहाँ पर लगता है सीपी,
यहाँ पर क्या लगता है सीपी, लेकिन ये सीपी है नहीं। अगर आप इस तरीके से निकालने जाएंगे ना तो इस तरीके से तो आप निकाल सकते हैं। कितना आएगा मैं बता रहा हूँ, ये देखो 20.5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7.5, एक पॉइंट से पॉइंट घट जाएगा। अब ये 5 से काट लो 15 बार और ये 5 से काट लो 41 बार। आप क्या देंगे सर 1541 आ जाएगा, बट ये आंसर गलत है। आंसर हो जाएगा इसका 1641। इसका ना एक्स और वाई करके 52 और ये 80 और यहाँ पर कितना 72.5। ये एक बहुत लंबे चौड़े मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को निकाला था। बाकी ज्यादातर मैंने देखा इसका आंसर 1541 दे रहे हैं। दो एआई पे मैंने चेक किया, दोनों एआई पे 1541 आंसर आ रहा है, लेकिन 1541 आंसर होगा नहीं जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। मुझे लग रहा है इसका आंसर 1641 था, बट मैं इतना लंबा चौड़ा आपको बता नहीं रहा हूँ सोल्यूशन। एक बेलनाकार टैंक जो पानी से भरा हुआ है उसके आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। जब एक ठोस धातु की घन जिसका पक्ष 11 सेंटीमीटर है पूरी तरह डुबोया जाता है तो पानी का स्तर कुछ ऊंचाई तक बढ़ जाता है। पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हुई है? देखो पानी के स्तर में इतनी ही वृद्धि होती है जितना इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जितना वॉल्यूम होगा उतनी तो वृद्धि होगी। देखो कैसे निकालते हैं इसको। बेलनाकार टैंक था, बेलनाकार टैंक के आधार की त्रिज्या कितनी थी? 28 थी। इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? बेलनाकार टैंक का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 28 इंटू 28 और ये एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये जो एच होगी ना वो इतनी ही बड़ी होगी जितना इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, यानी 11 का क्यूब। 11 का क्यूब। ठीक है, तो पहले तो 11 से काट लेते हैं, ये कटेगा 2 बार। और कुछ कट रहा है? आप कहेंगे भैया और कुछ नहीं कट रहा है। ये 7 भी तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो 7 से कटेगा ये कितने बार? 4 बार। अभी कितना बचा? 121 बटे 8 इंटू 28। 8 इंटू 28 कैसे निकालेंगे हम? 28 इंटू 8 ये 64 और 8 दूनी 16 और 6 22, 224। तो 121 बटे 224, 121 बटे 224 को मैं इस तरीके से भाग दे सकता हूँ। ये पहले तो जाएगा कितने बार? पॉइंट तो पहले देखो, पहले तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा, फिर ये 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा। 5 बार कटेगा कितना आ जाएगा? ये 1000 और ये 1120, यानी 1120। 1120 आ गया ना, 1120। 24 पंजे 120 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 9 90 आ गया। और फिर एक और बढ़ा लेते हैं। अब कितने बार जाएगा ये? अब 5 बार नहीं जा सकता, अब जाएगा केवल 4 बार। तो पॉइंट पॉइंट 54, 0.54 की तरह आप बोलेंगे भैया 0.54 है ऑप्शन नंबर ए में। ये जो एच की वैल्यू आ गई ना, ये एच की वैल्यू आ गई 0.54, ये बराबर था एच के, और एच की वैल्यू यहां पर आ गई 0.54। तो इतनी ही ऊंचाई उसकी बढ़ जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है देखो, 13 प्लस 4 रूट 10 माइनस 13 माइनस 4 रूट 10। इसका हमें निकालना है, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। एक तो तरीका होता है आप बिल्कुल बेसिक से जाओ, गधों की तरह सॉल्व करो। एक तरीका होता है थोड़ा सा आप एडवांस सोचो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुला होता है हमेशा। क्या खुला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab। तो मुझे ना यहाँ पर 2 अलग करना पड़ेगा। जैसे ये 13 प्लस 4 रूट 10 है, तो मैं क्या करूंगा? 2 और 2 रूट 10 करूंगा। इस 2 को क्या कर सकता हूँ मैं? अंदर ले जा सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ इसको? 4 अंदर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 40। इस 40 को मैं लिख सकता हूँ 8 और 5 लिख सकता हूँ। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पर 13 दिख रहा था। ये 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे भैया इस 40 को हम ये लिख सकते हैं √8 इंटू √5। तो ये क्या हो गया पता है? ये ए हो गया और ये बी हो गया, और 2 तो 2 पहले दे ही रखा है तो ये 2 हो गया। यानी ए और बी की वैल्यू आ गई √8 और √5। अगर ये सही है ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 आना चाहिए। ए स्क्वायर करूंगा 8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, बी स्क्वायर करूंगा 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, यानी ये 13 हो गया। ये सेटिस्फाई हो गया। तो पहले वाले की जो वैल्यू आ जाएगी वो √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। √5 का क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे भैया √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जब मैं इसका होल स्क्वायर, ये अंडर रूट है ना, होल स्क्वायर में से एक बाहर आ जाएगा, यानी ये बाहर आ गया, फिर माइनस। अब देखो ये माइनस का है तो पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे √8 माइनस √5। ये जब बाहर आएगा ना तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे भैया माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो √5 बचेगा, और ये प्लस का √5 बचेगा। तो 2 रूट कितना आ जाएगा? 2 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 रूट 5। तो देखो ये थे सारे क्वेश्चन। मैंने थोड़ा जल्दी कराए, वरना आप कहते हैं भैया आप ही जल्दी नहीं करा रहे हो तो हम कैसे जल्दी करेंगे। मैं फिर भी समझाता हूं, और जल्दी भी कर सकता था मैं। अगर आपको नहीं समझाता तो मैं और जल्दी क्वेश्चन कर सकता था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड जय भारत।